हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रोहतक में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए, उसी के आधार पर बैठक बुलाई गई थी। बैठक में 27 नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो विधानसभा के 54 गांव में लोगों से मुलाकात करेंगे। हर नेता विधानसभा के 2 गांवों के लोगों के पास बीजेपी की विकास की नीतियों को पहुंचाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, बीजेपी के लिए तो ये एक सुनहरा अवसर है। किसान कानून में MSP की शर्त को लिखित में देने के सवाल पर ओपी धनखड़ ने कहा कि कानून में MSP लिखित में दे दिया जाए तो इससे किसानों को नुकसान होगा, बीजेपी ये नहीं चाहती। सिरसा के बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे किसानों ने आज MSP खरीद अधिकार दिवस मनाया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने बरनाला रोड से मार्केट कमेटी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि सरकार MSP पर खरीद के झूठे दावे कर रही है, लेकिन मंडियों में किसानों की फसलों को MSP पर नहीं खरीदा जा रहा, जिसके चलते किसानों में रोष है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आज देश की हालत बहुत खराब है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे हाथों में सरकार है जिसे देश से नहीं बल्कि दौलत से प्यार है। ओपी चौटाला ने कहा कि आज देश का हर वर्ग दुखी है। ओपी चौटाला ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी खजाना खाली हो चुका है, प्रदेश सरकार कर्ज में डूबी है। इस दौरान उन्होंने कृषि कानून पर कहा कि सरकार को लगता है कि किसान खुश है। 20 नवंबर को हमारी पार्टी बड़े पैमाने पर किसान बचाओ रैली करने जा रही है। उस दौरान किसानों की मौजूदगी सभी स्थिति साफ कर देगी। कोरोना महामारी का असर सभी त्योहारों पर पड़ रहा है। हर साल होने वाली रामलीला पर भी कोरोना का साया दिख रहा है। पहले नवरात्र से रामलीलाओं का मंचन शुरू होगा। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में केवल 100 दर्शकों को ही रामलीला देखने के लिए मंजूरी मिलेगी। हालांकि 15 अक्टूबर से गाइडलाइंस जारी की जाएगी, लेकिन बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को रामलीला मंचन देखने की एंट्री नहीं होगी। इस बीच रामलीला का मंचन करने वालों का कहना है कि 100 लोगों के साथ रामलीला का मंचन करने का कोई औचित्य नहीं है। सिरसा के SDM जयवीर यादव का कहना है कि रामलीला के आयोजन के संबंध में 15 अक्टूबर को गाइडलाइंस जारी की जाएगी, लेकिन जो गाइडलाइंस MHA की तरफ से जारी हुई उसको देखते हुए आयोजकों को मंचन करना पड़ेगा। सिरसा के लागू सचिवालय में पिछले 4 दिनों से चल रहे किसानों के धरने को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुड़ूनी अपने समर्थन देने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों से किसान बर्बाद हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार इस 3 कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं PM मोदी पर दिए गए अपने विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने कहा कि सरकार उनके खिलाफ कितने भी मुकदमे दर्ज कर ले, जीवन भर के लिए उन्हें जेल में डाल दे, वो इसके लिए तैयार है, लेकिन सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। चुड़ूनी ने आने वाले 5 नवंबर को सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का ऐलान किया। उधर सिरसा में किसानों के 2 फाड़ होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर को कुछ लोगों ने उनके आंदोलन को कैप्चर करने की कोशिश की, जो कि राजनीति से प्रेरित है। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के गृह क्षेत्र डबवाली में भी अब किसानों की ओर से कृषि कानूनों के खिलाफ रोष बढ़ने लगा है। जहां गांव मांगे आना में किसानों की ओर से गांव के मुख्य द्वारों पर नेताओं के बाइकाट के बोर्ड चस्पा किए गए हैं, जहां सभी पार्टी के नेताओं को गांव में आने पर बैन कर दिया गया। फसल खरीद प्रबंधों का जायजा लेने के लिए उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बरवाला की अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने मंडी के मुख्य द्वार पर बनाए जा रहे गेट पास के कार्य को जांचा और वहां मौजूद किसानों से बातचीत की। तो शाम अनाज मंडी में बाजरे की फसल खरीद की धीमी प्रक्रिया की वजह से क्षेत्रों के किसान काफी परेशान है। परेशान किसानों ने प्रशासन से प्रक्रिया में तेजी लाने की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि मंडी में करीबन 12,000 किसानों की फसल की खरीदारी होनी है, जबकि हर रोज 100 किसानों को ही बुलाया जा रहा है।
बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का धरना 122वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान पीटीआई टीचर्स ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने उन्हें मौखिक रूप से आश्वासन दिया, इसलिए वो 16 तारीख तक इंतजार करेंगे, लेकिन अगर फिर भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें एडजस्ट करने की बात कही है। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री उन्हें इसी विभाग के कैडर में एडजस्ट करे। हालांकि बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने इसी बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को मिलकर एक ज्ञापन भी दिया है। अंबाला में नगर पालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के प्रदेश उप प्रधान सेवाराम ने कहा कि लंबे समय से सरकार को अपनी मांगे माने जाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन बार बार वायदे करने के बावजूद सरकार उनकी मांगों को टालमटोल कर रवैया अपना रही है। इससे पहले प्रदेश स्तरीय एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ में निदेशक से भी बातचीत कर चुका है, लेकिन ये वार्ता भी बेनतीजा रही थी। उन्होंने बताया कि वे अब 3 दिन तक इसी तरह बाजारों में दुकानदार से भी अपनी मांगों के लिए पर्चे बांटकर समर्थन मांगेंगे। साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 8 नवंबर को गृह मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करेंगे। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के राज्य प्रधान इंद्र सिंह भिड़ाना बुधवार को सिरसा पहुंचे। सिरसा बस अड्डा परिसर में कर्मचारियों के साथ मुलाकात कर उन्होंने आगामी 18 तारीख को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कर्मचारियों को न्योता दिया। उन्होंने बताया कि मानी गई मांगों को लागू न किए जाने के विरोध में आगामी 18 तारीख को परिवहन मंत्री के साथ बातचीत का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी रोडवेज कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हांसी में आरोपी रामेहर की क्रूरता का शिकार हुए रमलू के परिवार से नेताओं ने मिलना शुरू कर दिया है, लेकिन परिवार का कहना है कि नेता सिर्फ सहानुभूति जता रहे हैं, हमारी कोई भी आर्थिक सहायता नहीं कर रहा। मंगलवार को नाराज रमलू का परिवार लघु सचिवालय में धरने पर बैठ गया। इस दौरान रमलू के समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग भी परिवार के समर्थन में एसपी कार्यालय पहुंचे। वहीं एसपी ने परिवार के सदस्यों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसके परिवार के सदस्यों को नौकरी के लिए आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण धरना समाप्त करते हुए गांव वापस लौटे। करनाल में जिला प्रशासन के रोक के बाद भी किसान जिले के अलग अलग एरिया में किसान अपने खेतों में पराली को आग लगाकर प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं। जहां कृषि विभाग ऐसे किसानों से लगातार जुर्माना वसूल कर रहा है, तो वहीं किसान लगातार पराली में आग लगाना अपनी मजबूरी बता रहे हैं। किसानों ने कैमरे पर अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि पराली में आग जलाना हमारी मजबूरी है, इसके सिवा हमारे पास कोई नया जरिया नहीं। किसानों ने कहा कि अगर पराली में आग नहीं लगाते तो हमारा खेत नहीं बनता। सरकार ने जो मशीन लगाई है वो काफी महंगी पड़ती है। अंबाला कैंट से एक बार फिर नगर परिषद की लापरवाही का मामला सामने आया, जिसे लेकर लोगों को परेशानियां आ रही हैं। दरअसल अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास से माल रोड तक जाने वाली सड़क 2 साल में भी बनकर तैयार नहीं हो पाई। नगर परिषद की लापरवाही का आलम यह है कि इसे अंतिम रूप दिए जाने में पूरी तरह से वो फेल हो चुके हैं। अभी तक साफ नहीं है कि इसका निर्माण कार्य कब शुरू होगा, जबकि अब ये सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब है। इस सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि वाहन तो छोड़िए, पैदल चलना मुश्किल है। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने एक ऐसे ट्रक को पकड़ा है जो सरकार को चूना लगाकर एक जगह से दूसरी जगह सामान बेच रहा था। ट्रक में लगभग 4.5 लाख का सामान भरा हुआ था, जिसमें चावल, बादाम, चीनी और अन्य सामान भरा हुआ था, जिनका कोई बिल नहीं था। पानीपत के गांव रिजपुर में एक 35 साल की महिला को उसके पति ने 1.5 साल से टॉयलेट में बंद रखा था। पड़ोसियों ने बताया कि रामरती की ओर से चीखने चिल्लाने पर उसका पति उसे पीटता भी था। कई दिनों में एक बार खाना दिया जाता था। मंगलवार को महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर महिला को उसके पति से आजाद कराया। रजनी गुप्ता ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वो रिजपुर गांव पहुंची थी। फिलहाल करीब 2 घंटे की कार्रवाई के बाद पति नरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ 498A और 342 के तहत केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। बात सोनीपत की करेंगे, जहां अपराध की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला सोनीपत के गांव नहरा स्थित पेट्रोल पंप के सामने आया है, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर सेल्समैन से 19,000 रुपए लूट लिए।
सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश रिवॉल्वर को लहराते हुए वहां से फरार हुए। इस लूट की वारदात को केवल 39 सेकंड में ही अंजाम तक पहुंचाया गया। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद में बेखौफ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो आम लोगों को तो छोड़ो, पुलिस पर भी हमला करने से नहीं घबरा रहे। मामला बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 का है, जहां झगड़े की शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर आरोपियों ने हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। इसके साथ ही बदमाशों के हमले में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जींद से हरियाणा पुलिस की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां पुलिस वालों ने बुजुर्गों पर कहर बरपाया। आपको बता दें कि चोरी के मामले में बुजुर्गों को न्याय नहीं मिलने से बुजुर्गों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन हटवाने के लिए पुलिस वालों ने बुजुर्गों के साथ अभद्रता कर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। यमुनानगर में रविवार को तीर्थनगर में 32 वर्षीय ज्वेलर की हत्या की गुत्थी CIA-2 ने सुलझा ली है। ज्वेलर के दोस्त दड़वा निवासी अशोक कुमार ने ही की थी ज्वेलर की हत्या और वहां से जेवरात लूटकर फरार हो गया था। जानकारी के अनुसार अशोक पहले इसी दुकान में किराए पर फर्नीचर की दुकान करता था और पैसों के लालच में दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। यमुनानगर में एक दिन पहले नाबालिग छात्रों को गोली लगने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। CIA-1 ने नाबालिग छात्रों के बालक दोस्त भानु को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग छात्र के बालक दोस्त से ही गोली चली थी। बताया जा रहा है कि भानु पिस्टल लेकर आया था और पिस्टल चेक करने के दौरान उससे गोली चल गई और नाबालिग के पेट में जा लगी। पूछताछ के दौरान छात्रों द्वारा घटना के बाद पुलिस को बताई गई काले शीशे वाली I-20 कार सवार बदमाशों के गोली चलाने वाली स्टोरी झूठी निकली। SP कमलदीप गोयल ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। वहीं SP कमलदीप गोयल ने बताया कि जिसे छात्र ने पिस्टल लिया उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। इस मामले में और कौन कौन शामिल है उसके लिए अभी गहनता से जांच की जा रही है। गिरफ्तार किए गए बालक छात्र भानु को पुलिस कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लेगी। SP कमलदीप की सूझबूझ से CIA-1 पुलिस ने एक दिन में इस पूरे मामले को सुलझा लिया। हत्या के बाद दोनों भाई मौके पर मौजूद सभी कीमती वस्तुओं को उठाकर अपने साथ ले गए। बता दें कि नारनौद निवासी सिविल इंजीनियर विजय लोहान की रविवार की रात को उसी के किराए के फ्लैट में हत्या कर दी गई थी। विजय लोहान बहादुरगढ़ के सेक्टर 16 में एक फुटवेयर फैक्ट्री में पिछले लंबे समय से काम कर रहा था और वो 3 साल से ओमैक्स के फ्लैट में किराए पे रह रहा था। पुलिस ने जब विजय लोहान के साथ पार्टी करने वाले दोस्तों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने वारदात को कबूल कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी भाइयों का विजय लोहान के साथ कमेटी के रुपयों को लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी के चलते उन्होंने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। होटल के पुराना GT रोड पर फास्ट फूड बनाने वाले कारीगर का शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। करनाल के आरकेपुरम में रहने वाले एक शख्स ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले युवक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों पर झूठे केस में फंसाने के आरोप के साथ साथ मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप भी लगाया। देर रात अंबाला से कुरुक्षेत्र की तरफ जा रही टाटा सफारी डिवाइडर से जा टकराई, पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक दीपक के भाई ने बताया कि दीपक अपने कुछ दोस्तों के साथ रात 11:30 बजे अंबाला के लिए निकले थे और अंबाला से वापस जाते हुए दुकेरी फ्लाईओवर के पास गाड़ी डिवाइडर से टकराई, पलट गई, जिससे हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, 4 घायल हुए हैं। दूसरा मृतक कुरुक्षेत्र निवासी जिसका नाम चीमा है।